चलिए डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड पर। तो गाइस यार, आपकी सबकी डिमांड पर जो है ना हमारी आज से फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। और ये जो फिजिक्स की क्लास है यार, आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है। बस यार, आपके साथ एक ही शर्त हम रखते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यार सपोर्ट करना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे ना तो वाकई में यार ये जो क्लास जो फिजिक्स की हुई है, बिल्कुल यार केमिस्ट्री जैसी चलने वाली है। जैसी केमिस्ट्री की क्लास अपनी चलती है ना, वैसे ही जो भाई फिजिक्स की क्लास चलेगी। बट आपको सपोर्ट पूरा पूरा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने भाई, है ना, अपने बहन और भाई जो भी अपने से जो जुड़े हुए हैं उन सबको ये बताना है कि भाई हमारी फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट हो गई है हमारे गणेशाय वर्ल्ड के चैनल पर। तो भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे ना तो यार भाई ये जो बहुत अच्छे से क्लास चलेगी और रेगुलर क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो भाई करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम फिजिक्स की बात करें तो यार फिजिक्स के अंदर यार हमें 14 चैप्टर पढ़ने बेटा, हमें 12th फिजिक्स के अंदर टोटल 14 चैप्टर पढ़ने हैं। और इन 14 चैप्टरों को हम भाई बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, मस्त तरीके से। बस आपकी शर्त आपसे यही है कि आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है हमारे चैनल को। ठीक है, तो भाई हमें सबसे पहला फिजिक्स के अंतर्गत 12th फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है यार विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, हमें ये जो पहला चैप्टर है इसको पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें भाई, इस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो अगर हमें ये वर्ड पता चल जाए ना कि ये विद्युत क्या है, ये आवेश क्या है, तो हमारा काम जो है ना बन जाएगा। और अगर हमें ये पता नहीं होगा तो भाई कैसे आगे हम बढ़ा पाएंगे वीडियो। तो सबसे पहले यार हम इनको ही जानते हैं कि ये विद्युत क्या है और ये आवेश क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा विद्युत पे। ये जो विद्युत है ना, ये हमारा होता क्या है। तो अक्सर यार आपने देखा होगा जब धूप निकलती है, देखो आज सर्दियों का दिन होता है या फिर गर्मियों का दिन हो, कोई भी दिन हो, ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि यार हम नहा धो के क्या चले जाते हैं, धूप में चले जाते हैं। नहा धो के जब यदि सर्दियों के दिन होती है तो सर्दी लगती है, तो नहा धो के हम क्या करते हैं, जल्दी से धूप में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब धूप में पहुंच गए तो अगर हमारे हाथ में कंघा है तो हम बालों पे क्या करते हैं, कंघे से रगड़ते हैं। ठीक है, ताकि हमारे जो बाल है ना वो जल्दी सूख जाए। तो जैसे यार कंघे से हम बालों पे रगड़ेंगे, कंघे को बालों पे रगड़ेंगे तो हमें एक आवाज आती है, चर चर की आवाज सुनाई देती है। अक्सर ये फील किया होगा आपने, अगर नहीं किया है ना तो आज ही नहा के जाओ छत पे धूप पर, और भाई एक कंघे को ले जाना और बालों पे रगड़ना, और फिर देखना जब बाल सूख जाएं, अभी नहीं, जब गीले बालों में नहीं भाई, जब बाल क्या हो सूख जाएं और फिर कंघे को रगड़ना, तो आप देखना, ध्यान से सुनना कि आपको एक आवाज आएगी जो चर चर की आवाज होगी। समझ रहे ना, तो वो चर चर की आवाज आती है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, और वो घर्षण के कारण ही वो चर चर की आवाज आती है। अब ये मेरे भाई इतना आपको याद रखना, ये घर्षण की आवाज आती है, चर चर की आवाज तो आती है, लेकिन इससे क्या होता है मेरे भाई, जो वस्तुएं हैं, जैसे आपने कंघे को बाल पर रगड़ा, ठीक है, तो जो चर चर की आवाज आ रही है, मतलब इनके बीच क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, और घर्षण के कारण जो आपने कंघा लिया है वो कंघा क्या हो रहा है, आवेशित हो रहा है, उसके अंदर आवेश आ रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। या तो वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है या तो वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, दो में से कोई एक काम करता है। कोई भी जो है ना पदार्थ, या तो वो इलेक्ट्रॉन देता है या तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जैसे ही आप कंघे को बाल पे रगड़ेंगे तो उसमें चरचर की आवाज आती है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, आवेश का ट्रांसफर होता है, या तो वो आवेश को लेगा या तो वो आवेश को देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आवेश को लेने या आवेश को देने से क्या होगा मेरे भाई, जो आपने कंघा लिया है, जो भी आपने वस्तु ली है जिसको आप एक दूसरे पे रगड़ रहे हो, तो उस वस्तु के अंदर क्या होगा, इस आवेश से इस इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से क्या होगा, वो वस्तु क्या होगी, आवेशित हो जाएगी, मतलब उसके अंदर एक गुण आ जाएगा। और वो गुण क्या करेगा, वो गुण क्या करेगा, अगर हम जैसे मान के चलो हमने कंघे लिया, अगर कंघे को बाल पर रगड़ा, ठीक है, तो जो कंघा है वो आवेशित हो गया, वो कंघा क्या हो गया, आवेशित। अगर उस कंघे को फिर हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेकर आएंगे तो वो कागज के टुकड़ों को भाई क्या करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा।
अगर आप नॉर्मल एक कंगा उठाओ और कागज को टुकड़ों के पास लेके जाओ तो उसमें कोई आवेशित नहीं होगा, वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको बालों पे रगड़ के कागज के टुकड़ों के पास लेके जाओ तो वो क्या करने लगेगा, जो छोटे छोटे कागज के जो पीसे डले हैं, टुकड़े डले हैं, उनको क्या करेगा, आकर्षित करने लगेगा। तो ये हुआ कैसे, जब आपने एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा तब हो पाया, है ना, तब हो पाया ना। तो एक्चुअल में क्या होता है मेरे भाई कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं ना तो वस्तुओं के अंदर क्या हो जाता है, एक गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, एक ऊर्जा आ जाती है और वो ऊर्जा जो है वही ऊर्जा विद्युत कहलाती है। वही ऊर्जा बेटा क्या कहलाती है, विद्युत कहलाती है। ध्यान रखना इस बात को। इसके लिए मैंने एक लाइन भी लिखी है यहाँ पर, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा जिसके कारण हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आया, उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो विद्युत क्या है, एक गुण है। विद्युत क्या है, एक गुण है, या फिर क्या है, एक ऊर्जा है, ठीक है। वह ऊर्जा या फिर हम गुण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गुण बोल सकते हैं। तो वह ऊर्जा या वह गुण जिसके कारण ध्यान रखना, जिसके कारण हल्की वस्तुओं को आकर्षित होने का उसके अंदर क्या आया है, गुण, वही गुण या ऊर्जा जो है वो आपकी विद्युत कहलाएगी, ठीक है। तो ये विद्युत कहां से आती है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। यहां से अब एक बात और सुन लो, देखो, जिस पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है उसे हम आवेशित वस्तु या फिर पदार्थ कहते हैं। जैसे हमने कंगे को बालों पे रगड़ा तो कंगे के अंदर ये हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आया, तो जो कंगा है अभी वो क्या है, आवेशित वस्तु या आवेशित पदार्थ कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये गुण आया, ठीक है। और जो ऊर्जा आई है वो ऊर्जा क्या है, विद्युत है, और जिसमें आई है वो क्या है, आवेशित पदार्थ। ये बात आपको समझ में आई, क्लियर हुआ, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां से देखो, मैंने ये तो बोल दिया कि वह ऊर्जा जिसकी किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है वो विद्युत कहलाती है, ठीक है। अब अगर ये जो उस कंगे में विद्युत, जैसे मैंने कंगे को रगड़ा तो कंगे में जो ऊर्जा आई है वो विद्युत होगी, लेकिन अगर इस ऊर्जा को, इस विद्युत को मैं स्थिर रखूं, मतलब कागज के टुकड़ों के पास ना ले जाऊं, अगर मैं इसको बहने ना दूं, जो कंगे के अंदर जो ऊर्जा आई है अगर मैं उस ऊर्जा को बहने ना दूं, टुकड़ों के पास नहीं ले जाऊं या किसी के पास ना ले जाऊं, तो वह ऊर्जा जो है ना स्थिर विद्युत कहलाई, क्योंकि मैंने उसको स्थिर रहने दिया, उसको बहने नहीं दिया। अगर मैं बहने दूं तो वो ऊर्जा एक बहने वाली ऊर्जा होगी, लेकिन उसको बहने नहीं दिया तो इसलिए वो आपकी कौन सी ऊर्जा होगी, स्थिर ऊर्जा होगी या स्थिर विद्युत होगी। क्लियर है, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया कि सर ये आवेशित पदार्थ या आवेशित वस्तु कहलाता है, लेकिन सर हमारा एक क्वेश्चन और उठता है कि सर हमें अभी आवेश की जो है ना एग्जैक्ट परिभाषा नहीं पता कि आवेश क्या है। जो आवेश है, आवेश की एग्जैक्ट परिभाषा ये है कि किसी पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब कोई भी पदार्थ है, अगर कोई भी पदार्थ है अगर उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या देखी जाए तो जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो कुल संख्या होती है मेरे प्यारे साथियों, वही आवेश कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी पदार्थ या वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो कुल संख्या है वो आवेश कहलाती है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आवेश की और भी परिभाषा देखो, ये जो परिभाषा है इसके अलावा आवेश की और भी परिभाषा, आवेश की और परिभाषा क्या है, तो आवेश की एक परिभाषा ये है, आवेश की एक परिभाषा ये है कि भाई एक सेकंड में किसी पदार्थ में एक सेकंड में किसी पदार्थ में प्रवाहित धारा को आवेश कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ के अंदर एक सेकंड में जितनी धारा प्रवाहित हो रही है वही आवेश है, वही क्या है, आवेश है। इसीलिए जो आवेश है, इस आवेश का फॉर्मूला देखो, आवेश को हम Q से व्यक्त करते हैं, ठीक है, इसे Q से व्यक्त करते हैं, इसे Q से व्यक्त
करते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा? Q से व्यक्त करते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब देखो ए लिखा है 1 सेकंड में किसी पदार्थ में प्रवाहित धारा को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, और इसे Q से व्यक्त करते हैं। तो अगर हम इसका इस डेफिनेशन से परिभाषा निकालें तो बेटा यही निकलती है Q = I × T। अब t की वैल्यू अगर हम 1 सेकंड रख दें, t की वैल्यू हम कितनी रख दें? 1 सेकंड रख दें, तो भाई 1 सेकंड रखेंगे तो q कितना आ जाएगा? I आ जाएगा। मतलब 1 सेकंड रखा तब जो I है वो q के बराबर है, मतलब जो धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है वही क्या है? आवेश है। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है मेरे प्यारे साथियों वो ये बन जाता है। ठीक है, अब फॉर्मूला ये बन गया तो फिर मात्रक भी जरूरी है। ठीक है, मात्रक भी जरूरी है कि मात्रक क्या है? तो जो धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है धारा का मात्रक? एम्पियर। और समय का क्या होता है? सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड हो गया, और एम्पियर इंटू सेकंड क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? कूलम। क्या होता है? कूलम। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है? कूलम हो जाता है। क्या हो जाता है? कूलम। तो आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलम होता है। इस बात को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि आवेश का मात्रक बेटा क्या होता है? कूलम होता है। क्लियर हो गई ये बातें? कोई परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मात्रक मिल गया तो भाई विमीय सूत्र भी मिलना चाहिए। और ये एक और बात, ये SI मात्रक है। ठीक है, SI मात्रक है। ठीक है, और अगर हम इसके CGS मात्रक की बात करें, ठीक है, तो इसका जो CGS मात्रक बनता है, देखो ये कूलम है, हमें बस स्थिर कूलम इसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो स्थिर कूलम जो है इसका जो CGS मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बेटा विमीय सूत्र भी निकालना पड़ेगा। तो भाई विमीय सूत्र की अगर बात करें तो भाई विमीय सूत्र क्या बन जाता है? देखो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? A, और समय का क्या होता है बेटा? T। तो इसका जो विमीय सूत्र बनता है वो बन जाता है आपका AT। क्या बन जाता है बेटा? AT। तो आवेश का विमीय सूत्र बेटा क्या होगा? AT होगा। क्या होगा बेटा? AT होगा। ये बातें आपको समझ में आई? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? नहीं ना? इधर तक आप फिर समझ गए? ठीक है, आगे मैं आपको और भी कुछ चीजें बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, है ना? तो आपको ध्यान रखना है। और देखो आवेश को हमें बताने के लिए कोई दिशा और कोई परिणाम की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब देखो हमने पढ़ा है कि भाई जो राशि है वो 2 प्रकार की होती है, एक सदिश और एक अदिश। तो जिस राशि को बताने के लिए आवेश और परिणाम और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश। और जिसको केवल परिणाम की जरूरत पड़ती है, भाई दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हमें क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। तो भाई आवेश को बताने के लिए केवल हमें परिणाम की आवश्यकता है कि भाई ये कितना आवेश है। ये नहीं है कि भाई ये 10 कूलम का आवेश है, पूर्व दिशा में है या पश्चिम में है या दक्षिण में, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो आवेश है वो एक अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। ठीक है, आवेश अदिश राशि है। ठीक है, आवेश अदिश राशि है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो आवेश अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलम है, CGS मात्रक स्थिर कूलम है, और विमीय सूत्र इसका क्या है? AT। तो ये मात्रक जो और विमीय सूत्र है ये तो आपका बेसिक है 11th का। तो ये तो सारी चीजें आप 11th में पढ़ के आए हो मेरे भाई, 11th में आपने ये चीजें सीखी हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आया ना? कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है, अब आगे आपको एक चीज और जानना है। हमें ये जानना जरूरी है कि जो आवेश हैं वो टाइप के कितने होते हैं। तो आवेश मेरे प्यारे साथियों 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ एक परिभाषा लिखी थी, वह पदार्थ या वस्तु जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे हम आवेश कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? आवेशित पदार्थ या आवेशित वस्तु या आवेश ही कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब आवेश 2 प्रकार के। अब आवेश 2 प्रकार के में देखो पहला होता है धनावेश। अब धनावेश क्या है? तो देखो वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो दान करने वाला पदार्थ है वो क्या होता है बेटा? धनावेश होता है। मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन को दान किया, मतलब वो देखो अब वैसे भी आपको पता है देने वाला कौन होता है? धनी। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अगर भाई मैं किसी को पैसे जो है ना देता हूं तो मैं कौन कहलाऊंगा? उसकी नजर में धनी कहलाऊंगा, क्योंकि भाई मैं पैसे दे रहा हूं। तो देने वाला कौन होता है? धनी। और जो लेता है पैसे, जैसे मान के चलो मैंने पैसे दिए तो मैं तो धनी, और मैंने जिसको दिए वो मेरा कौन हो गया? ऋणी हो गया। ऋणी हो गया ना? तो जो इलेक्ट्रॉन को देगा
वो धनावेशित होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन दान करता है अर्थात इलेक्ट्रॉन की उसके अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, वो आपका क्या कहलाता है, धनावेश। और हम ऐसा बोले कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, ग्रहण करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की इसके ऊपर क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि ग्रहण करेगा तो वृद्धि होगी ना। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऋणावेशित होगा और जो दान करेगा वो धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, अब भाई आवेश से संबंधित एक कॉन्सेप्ट और समझो। ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट और समझना है, वो कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मेरे पास मेरे भाई ये एक बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पर एक बॉक्स ये है, मतलब इस पर क्या होता है बेटा, इस पर क्या है, धनावेश है, इस बॉक्स के अंदर क्या है, धनावेश है। ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर भी क्या है, धनावेश है, इस बॉक्स के अंदर भी क्या है, धनावेश है। अब देखो ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, मतलब समान प्रकार के लोग मिले। और अक्सर आपने सुना होगा यार, देखा होगा कि जब समान प्रकार के लोग आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में क्या होती है, जलन होती है, वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे का पैर खींचते हैं, उनके बीच क्या होती है, जलन, जब समान व्यक्ति आपस में मिले। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि जब, देखो नोट लगा के भी आप लिख सकते हो, नोट लगा के लिख सकते हो, जब समान आवेश, जब समान आवेश आपस में मिलते हैं, जब समान आवेश में आपस में मिलते हैं, तब उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे से दूर भागना। ठीक है, जैसे मान के चलो, आप अक्सर आपने देखा होगा कि भाई अगर चुम्बक आपने देखी, चुम्बक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ ध्रुव और एक साउथ ध्रुव। चुम्बक को अगर समान ध्रुव को हम पास लेके आते तो चुम्बक कभी भी नहीं चिपकती, एक दूसरे को दूर फेंकती है, लेकिन असमान ध्रुव को लेके आए चुम्बक क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो ऐसे ही आवेश के अंदर होता है बेटा, अगर जब समान आवेश आपस में क्या आते हैं, पास आपस में मिलती है, जब समान आवेश आपस में मिलेंगे तो उनके मध्य हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण। मतलब अगर इन दोनों बॉक्सों को आपस में मिलाएंगे तो कभी ये जो दोनों बॉक्स आपस में नहीं चिपकेंगे, ये वाला बॉक्स इधर की ओर भागेगा और ये वाला बॉक्स इधर की ओर भागेगा, मतलब इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, दूर भागना। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है बेटा, दूर भागना। ठीक है, कभी भी, ठीक है, प्रतिकर्षण का मतलब पास आना नहीं होता, प्रतिकर्षण का मतलब दूर भागना। ठीक है, तो जब भी समान आवेश मिलेंगे तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अब समान आवेश में जरूरी नहीं कि प्लस ही प्लस मिले। ठीक है भाई, माइनस माइनस भी मिल सकते हैं, जैसे इन दोनों बॉक्सों के अंदर क्या है बेटा, माइनस है, क्या है, माइनस। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, माइनस, तो ये भी इधर को भागेगा और ये भी इधर को भागेगा, प्रतिकर्षण होगा। तो समान समान में अगर प्लस प्लस मिले या माइनस माइनस मिले तो उनके अंदर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा। और दूसरा जो है नोट ये है कि असमान। ठीक है, असमान मतलब अलग अलग। ठीक है, असमान आवेशों लिखना। ठीक है, असमान आवेशों के मिलने से आकर्षण होता है। क्या होता है बेटा, आकर्षण। जब असमान आवेश आपस में मिलेंगे तो आकर्षण होगा। आकर्षण का मतलब एक दूसरे के पास आना। और वैसे भी हमें पता है, एक बड़ा व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति मिल जाए तो उनके मध्य क्या रहता है, आकर्षण रहता है, और रहना भी चाहिए। जैसे मान के चलो, एक ये हमारे पास बॉक्स है, इसके अंदर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर है नेगेटिव चार्ज। तो इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। ये इधर को हो जाएगा और ये इधर की ओर जाएगा, आकर्षण होगा। और चाहे आपका ऐसा हो जाए कि भाई एक के अंदर क्या है, नेगेटिव, ठीक है, और एक बॉक्स के अंदर क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तब भी इसके अंदर क्या होगा, आकर्षण। ये इधर की ओर जाएगा और ये इधर की ओर जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि भाई जब समान आवेश आपस में मिलेंगे तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा, और जब असमान आवेश मिलेंगे तो उनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। ये बात हमेशा भाई आपको याद रखनी है, ये चीज आपको भूलनी नहीं है। ठीक है,
तो ये अभी हम देखो विद्युत समझ गए, आवेश समझ गए कि भाई आवेश क्या होता है, ठीक है, विद्युत समझ गए कि विद्युत क्या है, विद्युत एक ऊर्जा है, आवेश समझ गए, ठीक है। तो वह पदार्थ जिसके अंदर आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका आवेश कहलाता है, आवेशित पदार्थ कहलाता है। आवेशित पदार्थ आपके दो प्रकार के, मात्रक व विषुवत, ये सारी चीजें फॉर्मूला, ये चीज हम समझ के चल रहे हैं। और भाई आपको ये चीजें जो है ना अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है, ठीक है, एक एक चीज को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है, आपको भटकने की दिक्कत नहीं है, बस भटकना आपको नहीं है, अच्छे से चीजें नोट करोगे, क्योंकि नोट करने से लिखने से चीजें क्या होती है बेटा, स्थायी हो जाती हैं। तो भाई आपको इतना समझ में आया सारी चीजें, ठीक है। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे भाई आवेश से संबंधित दो तीन बातें और याद रख लेना आप लोग। वो बातें ये हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश की वैल्यू कितनी होती है। आप सर कह तो रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन 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 कह रहे हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इस पर आवेश कितना होता है, ठीक है, स्पीड कितनी वैल्यू होती है आवेश की। तो देखो आवेश की अगर बात, सॉरी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बेटा इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, ये लिखा है साइन, देखो ई पे माइनस, देखो इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर होता है माइनस आवेश, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, वो ये होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू है। अब एक बात और, तो भाई एक बात और ये है कि जो आवेश है, इस आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रा है बेटा वो फैराडे होता है। क्या होता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रा, फैराडे होता है। अब फैराडे होता है तो एक फैराडे के अंदर कितने कूलाम होते हैं, देखो आवेश का मात्रक तो कूलाम है, लेकिन यहाँ सर आपने बोला है कि इसका मात्रक फैराडे है, तो एक फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, तो एक फैराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलाम। एक फैराडे की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 96,500 कूलाम। अब नेक्स्ट बात यह है कि आवेश स्थानांतरण से वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। देखो आवेश का अगर स्थानांतरण होगा, देखो हमने बोला था कि आवेश या तो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो अब इलेक्ट्रॉन दान करेगा या ग्रहण करेगा, तो इससे क्या होगा, जो पदार्थ है उसका द्रव्यमान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, द्रव्यमान क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो ये जो है बातें हैं, आप आई होप आपको समझ में आई होगी। तो इन सब के बाद साथियों हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, या फिर इसको हम आवेश का क्वांटीकरण भी बोलते हैं। अक्सर ये आवेश का क्वांटीकरण क्या है, क्या बताता है, क्या हमें सिखाता है। तो मेरे भाई जो आवेश का क्वांटीकरण का जो सिद्धांत है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये हमें ये सिखाता है कि किसी आवेशित पदार्थ पर, देखो कोई भी पदार्थ आवेशित है, मैं कह दूं कि यार ये आवेशित पदार्थ है, ये आवेशित पदार्थ है, या फिर मैंने ये कोई कण लिख दिया कि भाई ये आवेशित है ना, तो किसी आवेशित पदार्थ पर कितना आवेश होगा वो हमें जो बताता है वो आवेश का क्वांटीकरण बताता है। और देखो इसमें क्या बोला जाता है, देखो इसमें साफ साफ बोला जाता है कि किसी आवेशित पदार्थ पर, देखो आवेशित पदार्थ की बात करता है जो क्वांटीकरण का सिद्धांत है वो, ठीक है। तो कहता है किसी आवेशित पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, ठीक है, किसी आवेशित पदार्थ पर उपस्थित जो आवेश की जो कुल मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होती है। और मैंने आपको बताया है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, मैंने अभी आपको बताया -1.6 × 10⁻⁹ अभी कुछ ही देर पहले बताया, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है यही बताता है कि किसी आवेशित पदार्थ पर जो उपस्थित आवेश की जो कुल मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा का क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। अभी पूर्ण गुणज का मतलब क्या है, पूर्ण का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि भाई आधे का मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या है, पूर्ण नहीं है, ये जो आधा है, ठीक है जी, ये जो है 1/4, ये 1 के 4 भाग है ना, ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण क्या होता है, पूर्ण का मतलब होता है 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये होता है, ठीक है। तो अर्थात अगर हम इस सिद्धांत की अगर बात करें, अगर इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो अगर अर्थात में ये बात करें तो ये क्या बताता है कि आवेश को बताता है कि जो आवेश की कुल मात्रा होती है, आवेश की कुल मात्रा अर्थात जो Q होता है वो Q एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होगा। मतलब पूर्ण गुणज के लिए संख्या मान लेते हैं हम n, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, n, e, सॉरी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को हम क्या मान लेते हैं, e। तो मतलब Q क्या होता है, n, बट ये पूर्ण गुणज के रूप में होता है तो यहाँ प्लस माइनस n ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अर्थात आवेश के क्वांटीकरण के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Q प्लस माइनस n। क्लियर है, ये ध्यान रखना कि भाई हमेशा ये पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा, ठीक है। अब ये Q क्या है, तो हमें पता है Q तो कुल आवेश है, ठीक है। N क्या है, तो N यहाँ पर हम लिख देंगे, जहां N इलेक्ट्रॉन
की संख्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n इज इक्वल टू आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, दैट इज एक्सेट्रा, ठीक है, ठीक है। अब E क्या है, तो भाई E है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित क्या है बेटा, आवेश है। और E की वैल्यू कितनी होती है, E की वैल्यू कितनी होती है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये इसकी E की वैल्यू होती है। तो ये है सिंपल सा आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना कि आवेश का क्वांटीकरण जो है ना हमें बताता क्या है, ठीक है। अब जो आवेश का क्वांटीकरण हमने पढ़ा है, इससे संबंधित एक दो हम न्यूमेरिकल लगा लेंगे। मेरे भाई थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है, तो आप जो E है इसको केवल क्या मानना, आवेश मानना। E को क्या मानना बेटा, आवेश मानना कि ये जो E है वो क्या है, आवेश है। और इस आवेश की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, कभी ऋणावेश भी हो सकती है और कभी धनावेश भी हो सकती है, ठीक है। तो आप इसको क्या करना, आवेश मानना, ठीक है। और E की जो वैल्यू है वो भाई इतनी होगी, ठीक है। तो आगे दोस्तों हमने इस बोर्ड पर 2-3 क्वेश्चन लिख लिए हैं जिनको आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। और इसी पर बेस्ड है ये सारे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखो पहला न्यूमेरिकल है, एक चालक पर 1.6 कूलम ऋणावेश है, ठीक है। एक कोई चालक है और उस चालक पर 1.6 कूलम कौन सा आवेश है, ऋणावेश है, ठीक है। अब ऋणावेश हो या धनावेश हो, हमें पॉजिटिव ही ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, पॉजिटिव ही वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। उस पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ठीक है। उस पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है मतलब n की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप ये फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE के फॉर्म में लगाओगे, ठीक है, क्योंकि ये तो ये प्लस माइनस तो ये पूर्ण गुणज को बताता है, ठीक है। तो प्लस माइनस जो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस जो है ना वो नहीं लगाओगे, आप Q इज इक्वल टू NE करके ये फॉर्मूला लगाओगे। ऋणावेश है तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू रखनी है और धनावेश है तो पॉजिटिव रखना ही है ना। तो ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उस पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला लगाना है, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। अब तुम्हें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब आपको N की वैल्यू बताना है, ठीक है। अब इस चालक पर आवेश कितना है, तो आवेश है 1.6, मतलब ये जो Q की वैल्यू कितनी दी है आपको 1.6 दी है। चाहे तो आप इसको है ना ऐसे भी लिख सकते हो, दिया है, ठीक है। Q इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, 1.6 दिया है, ठीक है। अब आगे आपको उस पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या n इज इक्वल टू हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम ये लगाएंगे Q इज इक्वल टू NE लगाएंगे, ठीक है। अब Q की वैल्यू कितनी है 1.6, ठीक है, सॉरी 1.6 बराबर n हमें क्या करना है, निकालना है। और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना -19। तो 1.6 इस तरफ है, 1.6 इस तरफ है, ये आप काट देंगे, ठीक है। अब ये जो है, अब हमारे पास ये क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा n, ठीक है। अब इनटू में क्या है भाई 10 टू दी पावर -19 है, ठीक है। अब हमें n इक्वल में चाहिए, n इक्वल में चाहिए, तो जो 10 टू दी पावर 19 है इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये गुणा है तो कहाँ जाएगा बेटा, बटे में। तो अगर मैं इसको सॉल्व यहाँ करूँ तो ये बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 की घात -19 बराबर क्या हो जाएगा n। अब 10 की घात -19 जब ऊपर जाएगा तो ये जो घात है जो माइनस की है वो काय की हो जाएगी बेटा, प्लस की हो जाएगी, क्योंकि जब ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो जो घात की जो साइन है, घात का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस का हो जाता, बट माइनस है तो काय का हो जाएगा, प्लस का। तो n बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात 19 ये इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके अंदर आई है। आई होप आप बहुत अच्छे से भाई इस चीज को समझ पाए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ओके, क्लियर हुआ बेटा। ये ऐसे करते हैं क्वेश्चन, सवाल है, इजी है ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक चालक पर 1 माइक्रो कूलम आवेश है। एक चालक है, अब उस पर 1 माइक्रो कूलम है, ठीक है, आवेश है, मतलब Q की वैल्यू जो है वो भाई 1 माइक्रो कूलम है। अब देखो जो माइक्रो है इसको हमें कूलम में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो यार बता दे रहा हूँ भाई, 1 माइक्रो कूलम जो इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -6 कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू कितना होता है बेटा,
10 टू दी पावर माइनस 6 कूलाम। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अगर इस माइक्रो कूलाम को अगर हमें कूलाम में बदलना है तो इसमें हमें 10 टू दी पावर 6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो Q इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 6 आ गया, ठीक है। अब फिर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही बताना है, ठीक है, मतलब यही बताना है n, ठीक है। तो आप Q इज इक्वल टू क्या लगाओगे, n ही, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 टू दी पावर माइनस 6, ठीक है। अब ये n तो निकालना है और a की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। अब देखो, अब यहाँ ध्यान रखना, अब देखो ये 6 है तो ये 6 और ये 19 ये कट जाएंगे, ठीक है। अब कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, अब 19 में से भाई 6 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 13 बचेंगे, ठीक है। तो मतलब ये 1 ये n इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना आ गया, 10 टू दी पावर माइनस आ गया आपका 13। 10 टू दी पावर माइनस कितना आ गया, 13। अब भाई इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको नीचे ले जाओ, ये पूरा नीचे चला जाएगा, मतलब n इज इक्वल टू ये जो इतना भाग है ना 1 के बटे में जाएगा, ठीक है। तो 1 बटे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा बेटा, कितना जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 30, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट है, इसका पॉइंट है हटाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे 10। अब 10 को 16 से काटना है, तो जब 10 को 16 से काटेंगे तो 0.625 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस का 13 है ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात कितना हो जाएगा, प्लस का 13, और ये जो है आपकी n की वैल्यू निकल कर आ गई है। तो कैलकुलेशन तो ये इतना बनता ही होगा। देखो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, मेथड बता रहा हूँ कि किस टाइप से करना, बाकी ये कैलकुलेशन तो यार आपको आना चाहिए। क्लियर है। अब देखो ये आगे बोला है दूसरे टाइप का, एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन की आपको संख्या दी है। अब देख रहे हैं ना 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही, कमी हो, वृद्धि हो, परिवर्तन हो, कुछ भी हो, कमी हो, वृद्धि हो, परिवर्तन हो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो मतलब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है कितनी, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने दी है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। आवेश बताना है, मतलब आपको आवेश की वैल्यू बताना है। तो Q इज इक्वल टू आप n ही लगाओगे, ठीक है, Q n, आप n का मान कितना दिया है 5, ठीक है। अब E 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना होता है बेटा, 19 होता है। तो 16 पंजे कितना हो गया, 80 हो गया, मतलब ये 8.0, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 8.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। बस ये इसका आंसर है। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन इससे आते हैं, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। तो भाई कमी हो, वृद्धि हो, आई होप मैंने आपको समझाया है, आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज को, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये फिजिक्स का पहला वीडियो था, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने सर का सपोर्ट करना है और कमेंट में बताना है कि आपको आखिर में वीडियो ये लगा कैसा। और प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल की, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट बताना कैसा लगा वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।